हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेल बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। न्यूक्लियस का क्या कार्य है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी और एक कोशिका के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है वही पॉइंट आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वो भी विद फिगर के साथ यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी पॉइंट हम आज आपको बताएं किसी नोटबुक में नोट डाउन जरूर करते रहना, क्योंकि केंद्रक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिका के अंदर आपको पता होगा जिस प्रकार से आपका शरीर माइंड के द्वारा कंट्रोल रहता है, माइंड आपका पूरा शरीर को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से केंद्रक जो होता है वो पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। इसलिए केंद्रक को कंट्रोल चेंबर ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो केंद्रक जो होता है वो पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। कैसे करता है अभी हम आपको आगे बताएंगे चल के। तो ठीक है, वीडियो को आज थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और सबसे पहले हम बताना चाहते हैं जिन स्टूडेंट्स ने कल आंसर दिया था, हमने पिछली वीडियो जो वीडियो नंबर हमारी 11 थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे और कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर भी दिया है। उनका हम नाम लेते हैं क्योंकि हमने कल बोला हुआ था। तो सबसे पहले नाम है मानसी सक्सेना, अर्जुन वर्मा, शिवांगी प्रजापति और जीतपाल यादव। इन 4 लोगों ने आंसर दिए, शेष किसी ने भी आंसर नहीं दिया। और आप लोग वीडियो को भी अच्छे से नहीं देख रहे हो। क्या आपको तैयारी करनी है नहीं करनी है, एक बात मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। देखो अभी से तैयारी करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी अच्छे से, क्योंकि फिर बाद में आप सोचते हो कि पेपर जब आएगा तभी हम तैयारी करेंगे। तो ऐसा यदि सोच रहे हो तो इस बात को दिमाग से निकाल दो और तैयारी में लग जाओ अच्छी तरीके से, ठीक है। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो 2021 में तो चलिए बात करते हैं केंद्रक। तो देखो सबसे पहले हम जो कल हमने क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे उनका आंसर थोड़ा बता देते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने कल आपको क्वेश्चन दिए थे। इन क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपको दिया था कि कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो उसमें था, यानी केंद्रक के अलावा हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कई बार। तो ये जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हर्तलवक, माइटोकॉन्ड्रिया और हर्तलवक जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इन 2 कोशिकांगों में डीएनए खुद का होता है। इसलिए इनको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है, ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि हर्तलवक क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का क्या कहा जाता है। तो इसे किचन हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसोई घर के नाम से इसे जाना जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर था वो रसोई घर यानी कि किचन हाउस, इसका भी आंसर नोट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 था कि पॉलीसोम क्या होते हैं। हमने उस वीडियो में लास्ट में बताया भी था, राइबोसोम की जो वीडियो हमारी डली थी उसमें हमने आपसे बोला था कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको आगे मिलेगा चल के। पॉलीसोम क्या होते हैं, पॉलीराइबोसोम किसे कहते हैं। तो याद रखिए जब एक से अधिक राइबोसोम किसी कतार पर किसी धागे पर लटके होते हैं या लगे होते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीसोम। क्या कहते हैं? जब एक से अधिक राइबोसोम मिलकर बनते हैं, एक कतार पर लगे होते हैं, एक धागे पर लगे होते हैं, जिसे जो धागा है उस धागे को एमआरएनए कहा जाता है। हमने आपको ये भी बताया हुआ था। तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीसोम कहते हैं। यानी एक से अधिक राइबोसोम का जुड़ना क्या कहलाता है? पॉलीसोम कहलाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी हमने आपको कल दिया हुआ था और बताया हुआ था बहुत ही अच्छी तरीके से लास्ट में चल के। चौथा क्वेश्चन क्या था? चौथा क्वेश्चन था कि प्रोकैरियोटिक में पाई जाने वाली राइबोसोम की छोटी और बड़ी उप इकाइयों को यानी सब यूनिट को बताइए। तो प्रोकैरियोटिक में आपको पता होगा जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 70S प्रकार का। और 70S प्रकार ये 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, एक 50S और दूसरा हमारा होता है 30S। 50S है वो इसकी बड़ी इकाई है और 30S है वो इसकी छोटी इकाई है। तो ये इसका राइट आंसर था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया में कितने प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमने स्वयं बनाया था, देखिए कौन इसका आंसर सबसे अच्छा देता है, लेकिन आंसर आप लोगों ने दिया ही नहीं था।
तो ये वैसे देखो देखा जाए तो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, 80 प्रकार का। लेकिन बात क्या थी यहाँ पे, हमने पूछा ये था कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया में कितने प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर, अब आपको पता, अभी हमने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हर्तलवक होता है उसमें चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो चाहे प्रोकैरियोटिक, पहली बात प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम होता नहीं है, होता वो माइटोकॉन्ड्रिया होती नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जो हर्तलवक होते हैं वो यूकैरियोटिक में होते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। कितने एस प्रकार का होता है, 70S प्रकार का होता है। तो इसका भी आंसर यही था। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे और कुछ स्टूडेंट ने दिए, उनको बहुत बहुत थैंक यू। इसी प्रकार से आप लगातार कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ ही साथ नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो देखते हैं केंद्रक। तो देखिए केंद्रक जो होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। पहली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रक कैसा कोशिकांग है। तो केंद्रक जो होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कैसा कोशिकांग होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इस प्रकार से जैसे हमने आपको ये कोशिका बनाई और कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, ये केंद्रक है। जो केंद्रक जो होता है वो उसमें छिद्र पाए जाते हैं। अभी हम आगे आपको डिस्कस करेंगे चल के। केंद्रक जो होता है वो उसमें छिद्र पाए जाते हैं, किस प्रकार से होता है अभी हम आपको आगे बताएंगे चल के। तो ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है, दोहरी झिल्ली युक्त। और ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में ऑर्किड की कोशिका में देखा था सबसे पहले। केंद्रक को सबसे पहले किस में देखा गया था, तो केंद्रक को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड की कोशिका में देखा हुआ था। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया। एक क्रोमेटिन शब्द आता है, क्या होता है क्रोमेटिन, अभी हमने आगे आपको बताएंगे चल के। तो यहाँ से एक पॉइंट याद कर लें कि जो क्रोमेटिन नाम है वो किसने दिया था, तो क्रोमेटिन नाम जो है वो फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक ने दिया हुआ था। किसने दिया था, फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने क्रोमेटिन नाम दिया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसकी शेप कैसी होती है। तो देखो इसकी जो शेप होती है वो केंद्रक की गोल होती है, गोल हो सकता है, लंबा हो सकता है, और उसके बाद ये चपटा यानी फ्लैट हो सकता है, स्पाइरिकल हो सकता है, एलोंगेटेड हो सकता है, लोंगेटेड और फ्लैट हो सकता है। केंद्रक के गोल भी हो सकता है, लंबा हो सकता है और चपटा भी हो सकता है। एक पॉइंट बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसका केंद्रक का आकार निश्चित नहीं होता है। तो जो WBC होती है, जो ल्यूकोसाइट्स होती है, उनके केंद्रक का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। पूछा जाए आपसे कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका केंद्रक निश्चित नहीं होता, निश्चित आकार का नहीं होता है, तो आप बता सकते हो WBC, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनका जो केंद्रक होता है, इनमें जो केंद्रक पाया जाता है उसका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट बात करते हैं। एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, परंतु कभी कभी इनकी कोशिका में एक से अधिक भी होगा। ऐसा नहीं निश्चित है कि एक कोशिका में एक ही केंद्रक हो। कई कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें केंद्रक कम से कम एक से अधिक भी होते हैं। एक से अधिक, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 10, 15, यानी एक से भी अधिक केंद्रक होते हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है, कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है। अब वो किस में होता है अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखो केंद्रक की संख्या के आधार पर कोशिकाओं को 3 प्रकार से बांटा गया है। केंद्रक की संख्या के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार कौन कौन से देखते हैं। तो देखिएगा, केंद्रक की संरचना के आधार, केंद्रक की संख्या के आधार पर कोशिकाओं को 3 प्रकार में बांटा गया है। यूनि न्यूक्लियेट सेल्स यानी एक केंद्रकीय कोशिका। एक केंद्र की कोशिका किसमें पाई जाती है, तो ऐसी कोशिका जिसमें एक केंद्रक होता है उसे हम यूनि न्यूक्लियेट सेल्स कहते हैं, एक केंद्र की कोशिका कहते हैं। जैसे कि सभी उच्च पादप और एवं जंतु की कोशिकाएं, जितने भी उच्च पादप और जंतु, उच्च पादप है, उच्च वर्ग के पादप और जंतु हैं, उन सभी में एक कोशिका के अंदर एक ही केंद्रक होता है। कितना केंद्रक होता है, एक केंद्रक होता है। तो उसे कहा जाता है एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय कोशिका, एक केंद्रकीय कोशिका, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनि न्यूक्लियेट
सेल्स। अब बात करते हैं द्विकेंद्र की यानी बाई न्यूक्लियर सेल्स किस में होती हैं। तो देखो एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट। पूछा जाता है कि स्तनधारियों में किस में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारी जितने भी वो सभी उच्च पादप उच्च वर्ग में आएंगे। तो स्तनधारी में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी जो होती है, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, उनके अंदर केंद्रक बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। आरबीसी जो स्तनधारी जो आरबीसी होती है, स्तनधारियों में जो आरबीसी मेमल्स में जो आरबीसी पाई जाती है, उनकी कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। और उसके साथ साथ एक कोशिका है फ्लोएम की पोस्टबा की। फ्लोएम जो होता है जो पादप की कोशिका में पादप में पाया जाता है, पादप ऊतक एक प्रकार का जो फ्लोएम होता है, उसकी चालनी जो नलिकाएं होती है उनमें भी केंद्रक अनुपस्थित होता है यानी अब्सेंट होता है। तो किस किस में, आरबीसी में, स्तनधारी की आरबीसी में, और फ्लोएम जो पोस्बा होता है जो पादप ऊतक एक प्रकार का है, उसकी चालनी नलिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। लेकिन वैसे देखा जाए तो जितने भी उच्च पादप उच्च जंतु हैं उन सभी में केंद्रक है, लेकिन ये अपवाद है। आरबीसी और जो फ्लोएम होता है, आरबीसी और फ्लोएम की जो चालनी नलिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बाई न्यूक्लिएट सेल्स यानी द्वि केंद्र की कोशिका। तो जैसे कि पैरामीशियम, पैरामीशियम जो होता है उसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। कितने केंद्रक पाए जाते हैं, दो केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए इसे बाई न्यूक्लिएट सेल्स कहा जाता है यानी द्वि केंद्रकीय कोशिका कहा जाता है। बात करते हैं मल्टी की यानी बहुकेंद्र की कोशिका। तो बहुकेंद्र की कोशिका के जो उदाहरण है वो आपके बाउचेरिया यानी एक प्रकार का शैवाल होता है, और नारियल का भ्रूणपोष। नारियल का जो भ्रूण अंदर वाला जो भाग होता है पानी वाला, उसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, और साथ ही साथ जो बाउचेरिया जो एक प्रकार का शैवाल है उसमें भी बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो केंद्रक की संरचना के आधार पर देखा जाए, संख्या के आधार पर, तो इन्हें तीन प्रकार की कोशिकाएं होती, एक केंद्र की कोशिका, द्वि केंद्र की कोशिका और बहुकेंद्रकीय कोशिका। और उनके उदाहरण भी हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, सभी को नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। ओके, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं इसका रासायनिक संगठन क्या है। तो देखिएगा रासायनिक संगठन जो इसका केमिकल कंपोजिशन है वो क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर। तो जो केंद्रक होता है उसमें प्रोटीन होती है, प्रोटीन में भी देखा जाए तो स्टोन प्रोटीन और नॉन स्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। एक स्टोन प्रोटीन होती है, दूसरी नॉन स्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है, और फॉस्फोलिपिड भी होता है, डीएनए और आरएनए आदि पाए जाते हैं। जो केंद्रक होता है उसका जो रासायनिक संगठन क्या है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो प्रोटीन होती है, प्रोटीन में भी यदि आपसे पूछा जाए तो स्टोन प्रोटीन और नॉन स्टोन प्रोटीन पाई जाती है, फॉस्फोलिपिड होता है, और डीएनए आरएनए के अणु पाए जाते हैं। तो ये इसका क्या था, रासायनिक संगठन। बात करते हैं इसकी संरचना की। इसकी संरचना देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो चार भागों से मिलकर बना होता है। जो केंद्रक होता है वो चार भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले केंद्रक कला, जो केंद्रक के ऊपर चढ़ी होगी, ये केंद्रक जैसे, तो इसके ऊपर जो कला है उसे केंद्रक कला कहेंगे। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होगा उसे केंद्रक द्रव्य कहेंगे। केंद्रक के अंदर एक छोटी सी केंद्रका भी उपस्थित होती है, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। और एक होती है क्रोमेटिन धागे, क्रोमेटिन धागे, ये केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक सभी के पॉइंट में, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी पॉइंट हम आपको बताएंगे। तो केंद्रक कितना होता है, चार भागों से मिलकर बना होता है। केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका, न्यूक्लियस और क्रोमेटिन धागे, ये सभी केंद्रक के अंदर पाए जाते। इन सभी से मिलकर केंद्रक का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चार पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों को अच्छे से उतार लेना नोटबुक पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक कला क्या होती है। अभी हम आपको फिगर भी दिखाएंगे। केंद्रक कला क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। तो इसमें जगह जगह पर छिद्र होते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो इस प्रकार से होती है, देखो हम आपको बताते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे ये कोशिका है हमारी, ये कोशिका है, और कोशिका के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, यानी एक छिद्रनुमा इसकी संरचना होती है, और इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र का काम क्या है, तो छिद्र का काम होता है, जो न्यूक्लियर पोर होते हैं उनका काम होता है पदार्थों का आदान प्रदान करना। जो भी पदार्थ अंदर बन रहे हैं वो उसके बाहर जा सके, और बाहर से जो पदार्थ आते हैं वो उसके अंदर आ सके, ये इसका काम होता है। अभी हम आपको फिगर में अच्छे से दिखाएंगे। ठीक है,
तो इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है, यानी केंद्रक छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रक छिद्र। उनका काम क्या होता है? न्यूक्लियर पोर जो केंद्रक छिद्र होते हैं उनका काम होता है पदार्थों का आदान प्रदान करना, यानी विनिमय करना, एक्सचेंज करना। जो भी पदार्थ अंदर से बाहर के लिए जा सके और बाहर के पदार्थ हैं वो अंदर के लिए जा सके। ठीक है, प्रोटीन जो होती है वो अंदर जा सके और बाहर भी आ सके, ये काम होता है छिद्रों का। किसका काम होता है? छिद्रों का। दोनों कलाओं के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। केंद्रक की दोनों कलाओं के बीच में, जैसे केंद्रक है ये, उसके केंद्रक की कलाओं के बीच में खाली जगह जो पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस यानी पेरी न्यूक्लियर स्थान के नाम से उसे जाना जाता है। दोनों कलाओं के बीच में जो खाली स्थान डला होता है उसे क्या कहा जाता है? तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस उसे कहा जाता है। तो ये किसकी चर्चा हो रही थी अभी? केंद्रक कला की, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है एक केंद्रक के अंदर। आगे बात करते हैं। आप देखो, हम आपको इसका फिगर दिखाते हैं। मानव कोशिका का केंद्रक, ये जो केंद्रक है वो मानव कोशिका का है। किसका केंद्रक है? आपको यहाँ पे दिखाई दे गया होगा। जो केंद्रक है वो किसका केंद्रक है? मानव कोशिका का केंद्रक है। सबसे पहले आपको जो आवरण ये दिखाई, ये छोटे छोटे देखो, अब आपको दिखाई, ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये इसके केंद्रकीय छिद्र हैं, यानी न्यूक्लियर पोर हैं। उसके ऊपर जो आपको छोटे छोटे और पॉइंट दिखाई दे रहे हैं वो उसके राइबोसोम है। राइबोसोम कहाँ होते हैं? तो आपको अभी हम दिखाएंगे, एक चित्र और हमारे पास है उसमें हम आपको स्पष्ट दिखाएंगे राइबोसोम किस पर होते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं वो आपको पता होगा केंद्रक के तुरंत पास में ही क्या होता है? अंतःप्रदभी जालिका होती है। कौन सी जालिका होती है? अंतःप्रदभी जालिका, और उसी पर राइबोसोम पाए जाते हैं। और केंद्रक कला का जो निर्माण होता है वो अंतःप्रदभी जालिका की सहायता से ही होता है। ये इसका यूक्रोक्रोमेटिन है, अभी हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। हेट्रोक्रोमेटिन है ये क्रोमेटिन है, और इसके अंदर केंद्रक द्रव्य भरा हुआ है और ये इसकी केंद्रिका है। केंद्रक के अंदर ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी केंद्रिका है, और ये केंद्रक आवरण चढ़ा, ये बाह्य कला, ये अंतः कला है। एक उसकी अंदर वाली कला होगी, एक उसकी बाह्य कला है। ठीक है, तो ये केंद्रक का चित्र था। ये अंदर का जो भाग है ये क्या कहलाता है? केंद्रिका। केंद्रक के अंदर क्या पाई जाती है? न्यूक्लियस होती है जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। ये इसके क्रोमेटिन धागे नुमा संरचना है इसमें। और ये क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूकोक्रोमेटिन। तो अभी हम आपको दोनों बताएंगे क्या होते हैं ये। ठीक है, लिख के लाए हम आपके लिए, यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिर वापर करेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए हम बोल देते कि आगे आपके लिए लेकर आए हुए हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। अब देखो ये एक और फिगर है इसका। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पर हमने आपको सिर्फ बताना ये है मुझे कि ये जो केंद्रक होता है उसके जस्ट पास में क्या होता है? उसके पास में अंतःप्रदभी जालिका होती है। अंतःप्रदभी जालिका ही केंद्रक कला का निर्माण करती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। और ये क्या होता है? एक जो जगह आप पर जो पर ये आपको सूक्ष्म दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र से दिखाई दे रहे हैं, सूक्ष्म कण दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी RER है। क्या है इसके? ये RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहाँ पर राइबोसोम का निर्माण होता है। जो आपको चिकनी सतह दिखाई दे रही है ये इसका क्या है? SER है। क्या है ये इसका? SER है, जहाँ पर किसका निर्माण होता है? यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, तो यहाँ पर लिपिड का निर्माण होता है। जो SER होती है वहाँ पर लिपिड का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है, जबकि RER में प्रोटीन का निर्माण होता है। ये इसके राइबोसोम जो है ये न्यूक्लियर पोर हैं, जो अभी हमने आपको छिद्र बताए थे। इन छिद्रों का काम क्या होता है? पदार्थों का आदान प्रदान करना। ये न्यूक्लियर लेविना है, ये न्यूक्लियोस है, और ये क्रोमेटिन धागे फैले हुए इसमें पूरे में, धागे नुमा संरचना, और ये इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आगे आपको हम एक चीज और दिखाते हैं। देखो ऊपर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहा होगा। इनर मेम्ब्रेन है इसकी, ये अंदर वाली, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। अभी हमने आपको बताया था कि दो कलाओं के बीच में जो स्पेस डला होता है उसे क्या कहा जाता है? तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। अभी आगे ऊपर आपको चीज दिखाई नहीं दे रही हुई, इसके लिए सो सॉरी। तो ये चीज आपको पता लग गई होगी। देखो चित्र यदि आपको देख लेते हो तो उससे समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे पॉइंट है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? तो केंद्रक में भरे पारदर्शी अर्धठोस सेमी सॉलिड कणिका युक्त समांगी पदार्थ मिलता है, उसे ही केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यानी केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे ही हम केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। कोई केंद्रक है और केंद्रक के अंदर क्या होगा? कुछ द्रव्य भरा होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। चलिए
आए पॉइंट बात करते हैं। अब देखो केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक द्रव्य में क्रोमोटिन पाए जाते हैं। जो केंद्रक द्रव्य भरा होता है उसमें क्रोमोटिन होते हैं, क्रोमोटिन जाल फैला होता है, अभी हमने आपको आगे दिखाया था। तथा केंद्रिका यानी न्यूक्लियस मिलती है। न्यूक्लियोलस जो होती है वो केंद्रक द्रव्य के अंदर होती है। केंद्रक द्रव्य के अंदर क्रोमोटिन होता है और केंद्रिका उपस्थित होती है। क्रोमोटिन क्या होता है, तो केंद्रक में पतली धागे नुमा संरचना जो पाई जाती है उसे ही क्रोमोटिन कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य में जो भी पतली धागे नुमा जो संरचना पाई जाती है उसे ही क्रोमोटिन कहा जाता है। और यही क्रोमोटिन क्या होते हैं, जब बहुत ज्यादा संघनित हो जाते हैं तो यही गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, यानी क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो क्रोमोसोम जो बनते हैं वो किसकी सहायता से बनते हैं, तो वो बनते हैं आपके केंद्रक के अंदर ही। क्रोमोटिन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा संघनित हो जाते हैं, उनके साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद क्या होता है, संघनित होकर वो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। गुणसूत्र कैसे बनता है अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ओनली गुणसूत्र से संबंधित लेकर आएंगे आपके लिए। अब बात करते हैं क्रोमोटिन में और क्या क्या होता है, तो डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन इससे होता है। जो क्रोमोटिन धागे होते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो क्रोमोटिन धागे जो होते हैं उनकी संरचना कैसे बननी होती है, तो डीएनए पाया जाता है, उसमें आरएनए होता है, क्योंकि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए से ही प्रोटीन बनती है, आपको पता होगा इस बात को। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर लें कि ये जो क्रोमोटिन होते हैं वो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन से होता है उनका निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, उसमें ओनली डीएनए होता है। क्या होता है, ओनली डीएनए होता है। उसके कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वो उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। इस बात को आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, यही धागे कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। जो ये क्रोमोटिन धागे होते हैं वो क्या करते हैं, जब संघनित हो जाते हैं तो वही क्या करते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय। अब बात करते हैं यूक्रोमेटिन क्या होता है। जो यूक्रोक्रोमेटिन अभी हमने आपको बताया था, जो क्रोमेटिन के प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, एक हेट्रोक्रोमेटिन, एक यूकोक्रोमेटिन। ये क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। जो क्रोमेटिन होते हैं वो क्रोमेटिन को स्टेन यानी अभिरंजित करने पर जब उनको रंगा जाता है तो वो जो भाग रंगा जाता है वो हल्का रंग देता है। जब धागों को, उनको क्रोमेटिन धागों को जब रंगा जाता है तो वो हल्का रंग दें तो उनको यूकोक्रोमेटिन कहा जाता है। जब क्रोमेटिन धागों को जब अभिरंजित किया जाता है तो यदि वो हल्का रंग देते हैं तो उनको यूक्रोक्रोमेटिन कहा जाता है और ये आनुवंशिक क्रिया में भाग भी लेते हैं। जो यूक्रोक्रोमेटिन होते हैं वो आनुवंशिक क्रिया में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, ठीक है। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो क्या होते हैं, ये गहरा रंग देते हैं, वो हल्का रंग देते हैं। जो यूक्रोक्रोमेटिन होते हैं वो हल्का रंग देते हैं और ये कैसा रंग देते हैं, गहरा रंग देते हैं। और इनमें आरएनए में ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जो आरएनए होता है उसमें हेट्रोक्रोमेटिन की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं केंद्रिका का। केंद्रिका की खोज किसने की थी, तीसरे नंबर पे हमारा जो था वो क्या था, केंद्रिका। केंद्रिका की जो खोज है वो फोंटेना नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और नाम किसने दिया था, तो नाम इसका जो दिया था वो बोमेन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। खोज फोंटेना ने की थी और नाम जो इसका दिया था वो बोमेन नाम के वैज्ञानिक ने दिया हुआ था। याद रखिए, एक केंद्रक में एक से अधिक भी केंद्रिका भी हो सकती है। एक केंद्रक के अंदर एक से अधिक भी एक हो सकती है, एक से अधिक भी केंद्रिका हो सकती हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, केंद्रिका की जो खोज की थी वो फोंटाना नाम के वैज्ञानिक ने की हुई थी। फोंटाना, किसने की थी, फोंटाना। चलिए, तो ये पॉइंट जो आपके थे वो सभी केंद्रक से संबंधित थे। अब आपको एक बात आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी होगी, इन तीनों में आपको डिफरेंस करके मुझे बताना होगा। केंद्रिका क्या होती है, केंद्रक क्या होता है और केंद्रकाव क्या होता है। केंद्रकाव क्या होता है, न्यूक्लियोइड। हम इसके संबंध में जब प्रोकैरियोटिक कोशिका हमने आपको पढ़ाई थी तब हमने आपको बताया था केंद्रकाव क्या होता है। ये तीनों में आप लोग मुझे डिफरेंस अंतर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। देखिए सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर कौन देता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी उसमें
ज़्यादा नहीं है बचा, आप ओनली 3-4 टॉपिक हैं आपके, छोटे छोटे टॉपिक है, तो शायद हम एक वीडियो में ही कंप्लीट करा दें आपको। गुणसूत्र के संबंध में है, और परोक्सीसोम क्या होते हैं, तारककाय क्या होता है, रसदानी, इस प्रकार से छोटे छोटे कुछ टॉपिक है जो हम एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कराने की। देखें कल की वीडियो में क्या होता है, और वीडियो देखने के लिए थोड़ा वेट कीजिएगा अच्छे से। और वीडियो देखो हमारी, आपको पता है 3 बजे से लगभग आपको 5:30 या 6 बजे तक आपको वीडियो मिल जाती है। तो वीडियो को थोड़ा देखते रहेगा, कब वीडियो आती है, वीडियो को देखिए, अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, जिससे आपका सिलेक्शन अच्छी तरीके से हो सके। तो वीडियो को थोड़ा शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।